हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 20 नंबर की वेटेज रखने वाली है। आज हम जो भी अपना सिलेबस है रीजनिंग एबिलिटी का, जैसे कि पजल वाला टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट एंड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। और आपके डायरेक्शन है, असर्शन एंड रीजन है, वेन डायग्राम, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में और क्या होता है। ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक हैं, तो इसका ही हम ओवरव्यू करने वाले हैं आज। तो ये सजेशन दिया था समीम खान जी ने, कहते हैं कि मैम रीजनिंग का भी क्लास करा दीजिए ना, 20 मार्क्स का है। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने इतना प्यारा सा कमेंट किया कि मैडम रीजनिंग की क्लास करा दीजिए। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था रीजनिंग पढ़ाने का, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इन्होंने इतने प्यार से कहा, तो सोचा कि एक बार इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं, फिर बच्चों का रिस्पॉन्स देखेंगे किस हिसाब का आएगा। तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। क्या हुआ था, एक बार हमारी ना क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था नैनिका, है ना। और मैडम कई बार अटेंडेंस लेते टाइम उसको बोल देती थी नानिका। देखो उसकी नाम की स्पेलिंग थी, उसके नाम की स्पेलिंग थी ऐसे, नैनिका ऐसे स्पेलिंग थी। और मैडम ना कई बार उसको नानिका बोल देती थी, और तो सब बच्चे पीछे हंसते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो नैनिका बोलते थे और मैडम कई बार ऐसे, देखो स्पेलिंग में तो नानिका बोलो नैनिका बोलो, बात तो बराबर ही है ना। तो चलिए, ये हमारी मजाक की बात है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, देखते हैं अपनी जो जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी है, ये है रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस। उससे पहले थोड़ा सा और सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 13-14 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। बहुत ही अपनी जो एजुकेशन बेस्ड हमारी क्लास है, ये स्पेशल एम्फोसिस एजुकेशन के ऊपर किया हुआ है। आप जाके ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है। देन आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो ठीक है। उसके बाद ना जो आईसीटी है, इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे ना, तब आपको आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हॉस्टल वार्डन में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वो भी हमारा हो ही चुका है ऑलमोस्ट। हमारा जो एक्ट रिलेटेड पोर्शन है टीचिंग, उसमें हॉस्टल वार्डन में, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये जो एनईपी है, ये तो बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट कराई हुई है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है। एनईपी आप देखना, 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं एनईपी की। तो एनईपी देखो, ये जो 3 थी हमारी, 1968 वाली और 86 वाली और ये 2020, ठीक है। तीनों हमने कवर किए बहुत अच्छे से। उसके बाद जनरल हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बस हम अब क्या कर रहे हैं, अपने पीवाईक्यू एमसीक्यू लगा रहे हैं। जनरल हिंदी और हमारी जो रीजनल हिंदी है उनके हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में हमारा आर्टिकल वाला टॉपिक हो चुका है, साथ में एक मॉक टेस्ट हमने किया है। उसके बाद आपको तो पता ही है, हमारा जो चैनल है वो स्पेशल ईएमआरएस को डेडिकेट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं फाइनली रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर। तो रीजनिंग एबिलिटी में आपके टॉपिक दिए गए हैं जी। कौन से टॉपिक दिए गए हैं? इसमें आपका टॉपिक दिया गया पजल का, सिटिंग अरेंजमेंट का, डेटा सफिशिएंसी का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट है, और असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम। अब इनमें से आपको ये तो पता ही होगा सिटिंग अरेंजमेंट क्या होती है ना। उसके बाद है डेटा सफिशिएंसी में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना, ये डेटा सफिशिएंसी क्या चीज़ है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है डेटा सफिशिएंसी ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे रीजनिंग में। इनइक्वालिटी में भी आप पजल हो रहे होंगे, इनइक्वालिटी क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गई, है ना। तो ब्लड रिलेशन तो आपको पता ही है, तो आपका फेवरेट टॉपिक होगा ब्लड रिलेशन वाला। तो चलिए, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज ये भी आपको पता होगा, है ना। डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये वाली आपको पता ही होगा। असर्शन एंड रीजन और वेन डायग्राम, ये है हमारा टॉपिक। चलिए अब देख लेते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला हमारा है पजल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो इस हिसाब से पूछे जाएंगे, है ना। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, इस हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पे 5 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 17 है, इसके बाद 26 है, इसके बाद 37 है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये बताना आपको, लुप्त संख्या बतानी है। तो किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हम क्या ऐसा ऐड करें, या क्या ऐसा माइनस करें, या क्या ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, जो कि 2 आ जाए, फिर 2 के बाद 5 आ जाए, फिर 10 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, अब मतलब कि जो गैप है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है।
तो गैप थोड़ा है, इसलिए हम प्लस करके देख लेते हैं। तो एक में हमने एक जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 5 आ गया। तो कैसी ये सीरीज बन रही है, 1 3 5 7, है ना, इस तरह की सीरीज बन रही है अभाज्य संख्याएं। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद इसमें आपसे पजल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस हिसाब से भी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है जैसे कि क्या आएगा। अब यहाँ पे 7 5, उसके बाद 36 है, उसके बाद 9 1 25 है, यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसकी सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एक बनता है सर्कल वाला, एक बिठा देंगे सर्कल में व्यक्तियों को और पूछा जाएगा कि ऐसे बिठा देंगे और पूछा जाएगा कि ना 6 व्यक्ति सर्कल में अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जो पी है आर के दाईं तरफ बैठा है, आर एस के बाईं तरफ बैठा है। इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। ऐसे जैसे 6 आदमियों को आपने बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब आपको बताना है ये आपको ऐसे नंबरिंग दे दी जाएगी, आपको फिर बिठाना उनको। तो सर्कल वाला एक आपका ऐसे डायरेक्ट सीधी पंक्ति में बैठे हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। एक फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है सिटिंग अरेंजमेंट से ये वाला, ऊपर कि पश्चिम की ओर नहीं, ये तो पूर्व पश्चिम हो गया। फिर बोल देंगे उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं 7 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति जितने भी हैं। फिर बोल देंगे कि आपके दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो जैसे उन्होंने बोला है कि एक परेड में 7 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। क्यू आर के बाईं खड़ा है परंतु पी के दाईं खड़ा है, ओ एन के दाईं और पी के बाईं खड़ा है। इसी प्रकार एस आर के दाईं और टी के बाईं खड़ा है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो दाईं है, यहाँ पे बाईं है। उसके बाद अगर आपको बिठाना है यहाँ पे उत्तर की ओर, मतलब कि नॉर्थ की ओर, है ना, आपको मुंह करके बिठाना है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे भी दाएं और यहाँ पे नीचे बाएं वाली आ जाएगी, है ना। अगर वो कहे कि ना एक पंक्ति में 7 व्यक्ति खड़े हैं और वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो आपका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा फिर आपका, जैसे यहाँ पे तो आपका क्या है सेम बनेगा दाएं बाएं, यहाँ फिर बाएं और दाएं का बन जाएगा हिसाब। उसके बाद जो पजल है उसमें इस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक समूह में 36 गायें हैं, 20 सफ़ेद हैं और 28 भूरी गायें हैं, कितनी गाय दोनों रंगों में होंगी। इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डाटा सफिशेंसी, अगला टॉपिक है रीजनिंग का। तो डेटा सफिशेंसी का मतलब ही क्या होता है ये हमें नहीं पता होता। तो नाम से समझो डेटा सफिशेंसी, इसका मतलब है कि जो डेटा हमारा आंकड़े हैं वो पर्याप्त है या नहीं है, इसका ये मतलब है। अब इसमें एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको, जैसे कि आपको पता है ब्याज कैसे निकालते हैं, पता है ना ब्याज कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको दिया गया है मूलधन दर समय, आप ब्याज आराम से निकालोगे। तो इसके लिए क्या है कि डेटा आपके पास सफिशेंट है, क्या निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए। उसी हिसाब से डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया जाता है कि अलोन, मतलब कि अलोन ए इज सफिशेंट, मतलब कि जो आपका अकेला एक है वही सफिशेंट है। दूसरा जो आपकी कंडीशन है वो सफिशेंट नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ के एक पहली सफिशेंट है। उसके बाद दूसरा कहता है कि बी है वो अकेला ही सफिशेंट है, मतलब कि आंसर देने के लिए जो डेटा पर्याप्त है नहीं, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद सी कहता है कि भाई दोनों ही सफिशेंट जो है, कहते हैं कि टुगेदर आर सफिशेंट, जो ए और बी है वो दोनों ही सफिशेंट है आंसर देने के लिए, बट नाइदर अलोन इज सफिशेंट, भाई अकेले अकेले सफिशेंट नहीं है, दोनों से मिलकर ही आंसर आएगा। उसके बाद डी कहता है ईच अलोन इज सफिशेंट, जो दोनों ए और बी है ना वो दोनों अलग अलग ही सफिशेंट है। और ई कहता है हमारा नाइदर अलोन नो टुगेदर इज द स्टेटमेंट सफिशेंट, ना तो वो एक साथ सफिशेंट आंसर देने के लिए, ना ही वो अलग अलग सफिशेंट है। ये होते हैं इसके आंसर, मतलब कि ऑप्शन। उसके बाद इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो जो आपका डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक है ना, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर है ना तो ये तो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक निश्चित कोड भाषा में पिट का, आप मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को देख के तो, है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ होगा।
तो कहते हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में पिट का क्या अर्थ है। जैसे इस कोड में ना, जा, हो का अर्थ ये है, तो इसका अर्थ ये है, हमने निकालने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस हिसाब से। तो उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अगर आप इसकी हेल्प से इसका आंसर दे देते हो पिट का क्या अर्थ होगा, तो मतलब वहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाई आपका जो पहला जो ये स्टेटमेंट है, पहला जो ए है, इसी से आंसर निकल गया, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इन दोनों को मिला के आंसर निकल रहा है तो ये दोनों ही सफिशेंट है आंसर देने के लिए, है ना। उसके बाद अगर सिर्फ उसके बाद कहते हैं कि अगर आंसर ना ही निकला तो ना तो ये स्टेटमेंट और ना ही ये बी वाली स्टेटमेंट, दोनों ही करेक्ट नहीं है, मतलब कि अपना आंसर देने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि सप्ताह में किस दिन वरुण का जन्म दिन था, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला कहता है कि एम कैसे पी से संबंधित है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पी तथा के की माता बहनें हैं, डी तथा के का एक पुत्र एम है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनइक्वालिटी वाले टॉपिक की, देखो इससे पहले हमारा टॉपिक आता स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। जो इनइक्वालिटी टॉपिक है इसमें क्या आते हैं, जैसे कि इस हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पे, किस हिसाब से, इस हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि ए, बी, सी, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद सी, इस हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस बनता है, ठीक है। अब बताओ, अब ए तथा बी ये बड़ा है इसे, या फिर ए बी से छोटा है, या फिर ए बी बराबर है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इनइक्वालिटी में। समझ गए बात को, वो तो जब हम थ्योरी करेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अगला टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप सबका फेवरेट है, उसकी बात करें तो वो है हमारा ये ब्लड रिलेशन वाला। और इस ब्लड रिलेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं किस तरह के। कहते हैं कि यदि महावीर की माता की इकलौती पुत्री राम किशन की माता है, तो राम किशन का महावीर की माता से क्या संबंध है, बताओ क्या लगा उसका, है ना। इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अगला टॉपिक आपका आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला। इसमें किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित सीक्वेंस में ऐसे 5 कितनी बार आए हैं, क्या कहते हैं, ऐसे 5 कितनी बार आए हैं जिनके तुरंत बाद 3 आया है, क्या कहते हैं ये 5 कितनी बार आए हैं जिनके बाद 5 के बाद तुरंत 3 आया है, परंतु पहले 7 नहीं आया। बात को समझो, यहाँ पे पहले 7 नहीं आना चाहिए। चलो हम देख लेते हैं एक बार 5 कितनी बार आया है। तो यहाँ पे ये वाला 5 है, ठीक है, इसके तुरंत बाद 3 है, लेकिन तुरंत पहले 7 नहीं है, ये बन जाएगा एक पेयर, है ना। उसके बाद अगर हम इस 5 की बात करें तो इसके बाद तो 3 है, लेकिन उससे पहले 7 नहीं है, ये भी बन जाएगा, ठीक है जी। अगर इसकी बात करें तो इसके बाद जो है वो 3 नहीं है ना। उसके बाद अगर बात करें इस वाले 5 की, अगर हम बात करें तो इसके तो आगे इन्होंने 7 दे दिया, ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद अगर बात करें तो इसे पहले 7 दे दिया, ये भी नहीं होगा। और अगर इसकी बात करें, ये बन जाएगा आपका, है ना, कि 5 के बाद तो 3 है, लेकिन पहले जो है वो 6 है, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो ये भी आपका नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पे जो है कितने 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं जी। अगर हम आगे देखें तो ये वाला, यहाँ आपने देखे होंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में है ना। कहते हैं कि अपनी कक्षा में राहुल को ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, बताओ, -1 करना होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करें ये यहाँ पे अब डायरेक्शन कैसे, हाँ डायरेक्शन, अगले वाला जो टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्शन आपका फेवरेट होगा ये टॉपिक भी, है ना। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये वाली है डायरेक्शन, है ना। यहाँ पे अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दायां, है ना, यहाँ पे दायां, यहाँ पे बायां। दायां मतलब होता है राइट, यहाँ पे लेफ्ट। उसके बाद जो नीचे दक्षिण की तरफ इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बायां आ जाएगा, है ना, यहाँ पे दायां आ जाएगा। ऐसे ही तो पूछता है कि जो कोई भी XY बंदा है, X जैसे कि A व्यक्ति है, वो पूर्व की तरफ चला
5 किलोमीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं, फिर दाएं, ऐसे घुमा देते हैं आपको। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, जैसे कि रमेश एक्स बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर फिर चलता है, उसके बाद फिर दाहिनी ओर घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है। बताइए कि अब वह कौन से दिशा में जा रहा है। बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे ये वाले कथन व निष्कर्षण अपने जो वर्बल रीजनिंग में ही आ जाएंगे, है ना। स्टेटमेंट दे रखी है और एक कंक्लूजन दे रखा है। तो जैसे कि कुछ दुकानें मार्केट है, कुछ मार्केट झोपड़ियां हैं, कुछ झोपड़ी कमरे हैं, कुछ कमरे इमारतें हैं। निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ इमारतें झोपड़ियां हैं और कुछ कमरे इमारतें हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपका स्टेटमेंट दी गई है उसमें से जो ये निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो आपको नहीं पे क्लिक करना। ऐसे इसके ऑप्शन होते हैं, इसके ऑप्शन शायद मैंने यहाँ पे रखे नहीं है। हाँ, इसके ऑप्शन होते हैं ये वाले कि यदि निष्कर्ष एक सही है, दूसरा ऑप्शन होता है यदि निष्कर्ष दूसरा सही है, तीसरा होता है कि यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है, डी होता है यदि निष्कर्ष ना तो एक सही है और ना ही निष्कर्ष दो सही है। उसके बाद अगला ई वाला ऑप्शन कहता है यदि दोनों निष्कर्ष एक या दो सही है। ये इसके ऑप्शन होते हैं। ये होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, ये वाले होते हैं ना। उसके बाद कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, नो प्लांट्स इज फ्लावर, सम फ्लावर्स आर जंगल, ऑल जंगल्स आर ट्री, सम ट्री आर प्लांट, नो प्लांट इज ट्री। देखो यहाँ पे ना जो बनता है ये ना वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे वेन डायग्राम में क्या होता है, ये ओल वाला केस होता है ना। एक मिनट, ये ओल वाला केस होता है यहाँ पे, जैसे कि इसमें ओल वाला केस है ये यहाँ पे ये सम वाला केस हो जाएगा। कौन सा सम वाला केस। और ये वाला नोट वाला केस हो जाएगा कि यहाँ पे कोई किसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। जैसे नो प्लांट इज ट्री, यहाँ पे अगर ट्री है तो यहाँ पे कांटा मार के क्या कर देंगे, नो प्लांट इज ट्री, है ना। ये वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है और वेन डायग्राम से बन जाएंगे। अब देखो, अब जैसे कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है कि कुछ तोते बंदर हैं। क्या है, कुछ तोते बंदर हैं। अब जैसे हम बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ तोते, यहाँ पे तोते हैं, ठीक है, और जो कुछ तोते हैं यहाँ पे बंदर हैं। देखो बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ तोते गिद्दड़ हैं, नहीं सॉरी, क्या कहते हैं ये देखो, कुछ तोते, यहाँ पे बना लो कुछ, यहाँ पे क्या है, तोते हैं, ठीक है, लिख लो यहाँ पे तोते हैं। कुछ तोते कहते हैं कि बंदर हैं, इसमें से जो तोते का कुछ पार्ट है ना वो बंदर के अंदर चला गया, बी लिख दो यहाँ पे, बंदर। तोते का कुछ पार्ट किसके अंदर चला गया, बंदर के अंदर चला गया। अगला कहता है, ये वाला कहता है कि कुछ गिद्दड़ तोते हैं, इस तोते का ही ना कुछ पार्ट, तोते का ही कुछ पार्ट क्या है, गिद्दड़ है। ये जी लिख दो यहाँ पे, गिद्दड़ है। अच्छा सा साफ सा बना लेते हैं, एक मिनट। देखो क्या बना था यहाँ पे, देखो ये हमारे तोते हैं, ये क्या है, हमारे तोते हैं। कुछ तोते, तोते का कुछ पार्ट किसके अंदर है, इस बंदर के अंदर है, बंदर के अंदर है। और कहते हैं कि कुछ जो गीदड़ है वो तोते हैं, इस तोते के अंदर ही ना कुछ पार्ट किसका है, गीदड़ का भी है। ये वाला आपका बनेगा वेन डायग्राम, है ना। और ओल वाले केस की अगर मैं बात करूँ ना, ओल वाला केस होता है ऐसे, ये वाला ओल वाला केस होता है, और सम वाला केस होता है ऐसे। और हाँ बस ये वाला याद रखो फिलहाल के लिए। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है कि कुछ तोते गिद्दड़ हैं। क्या कहते हैं कि कुछ तोते गिद्दड़ हैं। बताओ फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है ना फॉलो। उसके बाद दूसरा कहता है कि कुछ गिद्दड़ तोते हैं। अब गिद्दड़ का कुछ पार्ट तोते के अंदर था कि नहीं, अब बनाया था हमने, बनाया था बिल्कुल। उसके बाद सी कहता है कि क्या कहते हैं कि कुछ गिद्दड़ बंदर हैं। गिद्दड़, देखो हमने क्या बनाया था, देखो हमने ना, एक मिनट रुको, देखो हमने ये वाली चीज़ बनाई थी कि नहीं बनाई थी। इसमें ये गिद्दड़ था, इसमें ये तोते थे, और इसमें ये बंदर था, ये वाला केस था। अब देखो ऑप्शन में निष्कर्ष क्या कहते हैं कि कुछ तोते गिद्दड़ हैं। अब गिद्दड़, तोते का कुछ पार्ट गिद्दड़ है कि नहीं, है कि नहीं। देखो ये वाला बन रहा है ना, तोते का कुछ पार्ट गिद्दड़ के अंदर है, ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि ये कर रहा है। उसके बाद कहते हैं कि कुछ गिद्दड़ तोते हैं। अब गिद्दड़ का कुछ पार्ट जो है वो भी तोते के अंदर है, बी फॉलो कर रहा है जी। उसके बाद कहते हैं कि कुछ गिद्दड़ बंदर है। अब गिद्दड़ यहाँ पे और बंदर यहाँ पे, बताओ कैसे बनाओगे, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। उसके बाद कहते हैं कि कुछ बंदर तोते हैं। अब जो बंदर है ना, बंदर का कुछ पार्ट तोते के अंदर है, बिल्कुल हमें दिख रहा है कुछ पार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा जी, आपका 1, 2 और ये 4 जो है ये फॉलो कर रहा है, इस वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे बनाया भी गया है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बन सकता, देखो फर्श, दीवारें और कमरा, ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पूछे जाएंगे। देखो अब कहते हैं कि देखो, अब मैं एक बार बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो कहते हैं कि फर्श, दीवार और कमरा द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। अब खुद देखो, आप अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसमें से। अब कमरा क्या होता है, कमरा आपका बड़े वाला हो जाएगा और उस कमरे के अंदर ही क्या होगा, आपका फर्श भी होगा, उस कमरे के अंदर आपकी दीवारें भी होंगी, है ना। अब आप बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। ये आप ये वाला करोगे क्योंकि इसमें तो ये दिखाया गया है कि फर्श भी अलग है, कमरा भी अलग है और जी आपके दीवारें भी अलग हैं, ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद ये वाला केस कहता है कि ना कमरे, दो चीज़ें एक साथ हैं, मतलब कि जो कमरे के अंदर दीवारें हैं, ठीक है। अब कहता है कि फर्श अलग है, या आप लगा लो कि ना कमरा और फर्श एक साथ है और जो इसकी दीवारें हैं वो अलग है। ये वाला ऑप्शन टिक करने वाले कितने महानुभाव है, ये भी मेरे को बता देना। तो उसके बाद ये कहता है, ये वाला सी वाला ऑप्शन कहता है कि जी कमरा, ये वाला बड़ा वाला कमरा है, उसके अंदर ही हमारे फर्श है, उसके अंदर ही हमारी दीवारें हैं। अब ये वाला कहता है, ये सम वाला केस है, ये कहता है कि हमारा जो ये कमरा है, ये कमरा है, इस कमरे का कुछ पार्ट तो किसके अंदर है, हमारे फर्श के अंदर है, और इस कमरे का कुछ पार्ट किसके अंदर है, हमारी दीवार के अंदर है। तो बता दो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो होगा सी, क्योंकि जो हमारा कमरा होता है, कमरा होता है हमारा बड़ा, और कमरे के अंदर हमारे फर्श होते हैं, कमरे के अंदर ही हमारी दीवारें होती हैं। तो जी ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे पता लग जाए क्या कुछ आगे करना है रीजनिंग में। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।